नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आज के करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं आपके सामने और तारीख है 4 मई। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और कल संडे था तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही है वो सारी की सारी आज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संदीप कुमारी, इनको अभी हाल ही में डोपिंग की वजह से 4 साल का प्रतिबंध इनके ऊपर लगा दिया गया है। आपको इसके बारे में भी पता चलेगा कि ये किस खेल से संबंधित है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना आपके लिए यह है कि आपके लिए पिछले 4 महीने का जो करंट अफेयर्स है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जिसमें कम से कम 200 क्वेश्चन, यानी कि कम से कम, इससे ऊपर 400 भी हो सकते हैं, लेकिन 200 मिनिमम क्वेश्चन जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे और उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन 9 मई को आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये इंतजार जो है वो इस करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए है, क्योंकि लॉकडाउन के सीजन में या जो अभी हमारे पास टीम की कमी चल रही है उस वजह से ये करंट अफेयर्स आपका थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन ये 9 मई को शाम 6 बजे लाइव आएगा पाठशाला रेलवे चैनल पर। तो अगर आप इसे माई पाठशाला पर देख रहे हो आज का करंट अफेयर्स, तो पाठशाला रेलवे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसी पर यह शाम को 6 बजे लाइव होगा और हम और आप मिलकर करेंगे पिछले 4 महीने के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल मैंने आपको कुछ जीआई टैग के बारे में बताया था, आज भी एक जीआई टैग के बारे में बातचीत करनी है कि हाल ही में कश्मीरी केसर, ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, तस्वीर की तरफ थोड़ी सी नजर घुमाइएगा, को भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग प्रदान किया गया है। जम्मू और कश्मीर सरकार की कृषि निदेशालय द्वारा कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया गया था। हो सकता है कि मेरी तरह आपके मन में भी यह क्वेश्चन अक्सर आता हो कि आखिर जीआई टैग प्राप्त होने का महत्व क्या है। देखिए, कुछ जैसे नेचुरल चीजें होती हैं जो संगठित बाजार नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे आपने बनारस की साड़ी सुना होगा, हमारे कानपुर में ठग्गू के लड्डू फेमस है, ऐसे ही आपने अलीगढ़ के ताले सुने होंगे। तो यहां पर कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, पर्टिकुलर एक कंपनी नहीं है जो इनको प्रोड्यूस कर रही है, इसमें कई सारे लोग मिलकर इसे प्रोड्यूस करते हैं और एक टेक्निक को आगे लेके आते हैं, एक स्पेशल भौगोलिक अवस्था को आगे लेकर आते हैं। तो अगर इस तरीके का जीआई टैग उन्हें प्रदान कर दिया जाता है तो इनके कॉपी, आप समझ सकते हैं कि इनके कॉपीराइट जैसा माहौल बन जाता है और इसको कोई भी और कॉपी करेगा या कुछ इस तरीके से उसको आगे लेके जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ब्रांड वैल्यू के तौर पर ये उभर के सामने आते हैं। फिलहाल कश्मीरी केसर की अगर हम बात करें तो इसका सुगंधित मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है और आप सभी अपने घरों में खाना बनाते टाइम इसका प्रयोग करते होंगे। इसमें औषधीय गुण होते हैं और प्राचीन संस्कृत साहित्य में केसर को बहुकम कहा गया है, यानी कभी आपको बहुकम सुनने को मिले तो समझ जाइएगा ये केसर है। कश्मीरी से केसर जो है ये गहरा लाल रंग का होता है, उच्च सुगंध युक्त कड़वे स्वाद वाला होता है। कश्मीरी केसर की खेती कश्मीर के कुछ क्षेत्रों जैसे कि पुलवामा, बडगाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर में की जाती है। यह दुनिया का एकमात्र केसर है जिसकी खेती समुद्र तल से 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। विश्व में कश्मीरी केसर ही एकमात्र ऐसा केसर है जो इतनी ऊंचाई पर उगाया जाता है। केसर की खेती के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसे करेवा मिट्टी कहते हैं। करेवा कश्मीर में झीलों को भी कहा जाता है और कई सारी चीजों को भी करेवा वहां पे स्थानीय नाम दिया जाता है। तो करेवा जो मिट्टी होती है ये एक समझ सकते हैं जली जो स्थल होता है जहां पे काफी समय तक पानी भरा रहता है, वहां पे ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो करेवा है, करेवा की जो मिट्टी है, इसमें ये आपका कश्मीरी केसर उगाया जाता है। कश्मीरी केसर वैसे तो 3 प्रकार का होता है, लच्छा केसर, मोगरा केसर और गुच्छी केसर, जिसमें कश्मीरी केसर एक बहुत ही कीमती और महंगा उत्पाद है और जिसका पूरे विश्व में डिमांड है। ईरान का जो केसर है, वैसे तो ईरान जो है वो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत केसर उत्पादन में ईरान का करीबी प्रतियोगी है। जीआई टैग मिलने से कश्मीरी केसर को निर्यात बाजार में मदद मिलेगी। पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि आपका जो गोरखपुर का है वो टेराकोटा की मूर्तियों को जीआई टैग मिला है, जबकि तमिलनाडु के कोलपट्टी में एक कदलाई मिठाई नाम की गुड़ की कैंडी मिलती है, उसको आपका जीआई टैग मिला है। और मणिपुर से एक चावल आता है, काला चावल, जिसे चाखाओ कहा जाता है, उसको भी जीआई टैग अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। ये जानकारी, अगली जो जानकारी है ये आपकी स्क्रीन पर थी क्वेश्चन के फॉर्म में। डिस्कस थ्रोअर यानी कि चक्का फेंक खिलाड़ी है संदीप कुमारी, उनको डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं और 4 साल का बैन लगा दिया गया है।
भारत की चक्का फेंक महिला एथलीट संदीप कुमारी पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। संदीप कुमारी पर यह बैन विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी इकाई ने लगाया है। लगभग 2 साल पहले राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में उनके नमूने को सही पाया गया था और उस समय जो उनके नमूने में स्टेरॉइड पदार्थ मौजूद था उसको एनडीटीएल यानी कि नेशनल डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी फाइंड नहीं कर पाई थी। ऐसा ही कुछ झूमा खातून के साथ भी हुआ था जो कि मध्यम दूरी की धाविका है, उनके ऊपर भी 4 साल का प्रतिबंध लगा है क्योंकि उनका भी जो नमूना था वो पहले सही पाया गया था लेकिन बाद में उस नमूने में के जो रिजल्ट थे वो पॉजिटिव आए और उसमें स्टेरॉइड का सेवन पाया गया। वैसे ये नमूना गुवाहाटी में जून 2018 में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान नाडा अधिकारियों ने लिया था। यहीं से झुमा खातून का भी आपका नमूना लिया गया था। संदीप कुमारी ने 58.41 मीटर के थ्रो से ये स्वर्ण पदक जीता था और इस वजह से अब जब उनके ऊपर डोपिंग का आरोप लग चुका है या उनके ऊपर डोपिंग के टेस्ट जो आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं तो उनसे ये जो स्वर्ण पदक है ये ले लिया जाएगा। वाडा ने कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रयोगशाला में संदीप कुमारी के नमूने का परीक्षण करने का फैसला किया और नवंबर 2018 में यह एनाबॉलिक स्टेरॉइड मेटनोलोन का पॉजिटिव आया है, यानी कि उनके अंदर जो स्टेरॉइड पाया गया है वो है मेटनोलोन। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को स्विट्जरलैंड के लूसेन शहर में की गई थी और यह विश्व की सबसे बड़ी डोपिंग रोधी एजेंसी है। वर्तमान में वाडा का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। कब फाउंड हुआ था? 10 नवंबर 1999 को पर, लेकिन उस टाइम इसकी जो स्थापना थी स्विट्जरलैंड के लूसेन में हुई थी, लेकिन अब इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है और वहां पर संदीप कुमारी जी का डोप टेस्ट जो है वो फेल हो गया। अगली जानकारी जर्मनी से आ रही है। जर्मनी के आप लेबनान से कह भी सकते हैं। जर्मनी ने हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या है हिजबुल्लाह? अगर हम बात करें तो लेबनान की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के रूप में हिजबुल्लाह का नाम आता है। जर्मनी ने हाल ही में लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जर्मनी के अंदर हिजबुल्लाह के साथ संपर्क में पाया जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। यह प्रतिबंध देश में इस आतंकी संगठन द्वारा हमले कराए जाने की आशंका के मद्देनजर लगाया गया है। उनके हिसाब से कहना है कि हिजबुल्लाह जर्मनी में आतंकी हमले करवा सकता है। ईरान ने जर्मनी के इस निर्णय को इजराइल और अमेरिका के दबाव में उठाया गया कदम बताया है। आप इस चीज को अच्छी तरीके से तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप ये ना समझे कि हिजबुल्लाह का गठन क्यों किया गया था। अभी बताता हूं आपको। जर्मनी हिजबुल्लाह को दुनिया भर में कई हमलों अपहरणों का जिम्मेदार भी मानता है। इस फैसले से जर्मनी ने इस संगठन की सैन्य गतिविधियों पर रोक लगा रखी थी इससे पहले, लेकिन अब यह राजनीतिक रूप से सक्रिय था और अब यह भी उस पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। हिजबुल्लाह किस तरीके से सामने आया है इसके बारे में बात करते हैं। हिजबुल्लाह की शुरुआत को समझने के लिए लेबनान के इतिहास पर एक नजर जरूरी है। लेबनान में 1943 में एक समझौते के तहत यह तय किया गया था कि देश में केवल एक सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री बन सकता था। इसके अलावा ईसाई राष्ट्रपति और संसद का स्पीकर शिया मुसलमान हो सकता था, जबकि इसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि समाज में जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको बराबरी का मौका वहां पर मिल सके, लेकिन वो एक दूसरे से ना टकराएं, इसलिए सभी को अलग अलग अधिकार दिए गए थे। धीरे धीरे लेबनान में फिलिस्तीन से आए सुन्नी मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई और शिया मुसलमानों को अपने हाशिए पर जाने का डर सताने लगा। ईसाई यहां पर पहले से ही अल्पसंख्यक थे। इस डर की वजह से 1975 में लेबनान में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई जो 15 वर्ष तक चला। 1978 में इजराइल ने, यहां पे इजराइल का रोल नजर आएगा आपको कि इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले फिलिस्तीन इस इलाके का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए करता था, लेकिन 1982 में लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का एक शिया संगठन बना जिसका मतलब था अल्लाह की पार्टी। इजराइल के खिलाफ हमलों के लिए ईरान ने इसको फंडिंग में मदद की और किसी तरीके से ईरान नहीं चाहता था कि इजराइल अपने अस्तित्व में बना रहे। हिजबुल्लाह ने 1985 में अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें लेबनान से सभी पश्चिमी ताकतों को निकाल बाहर करने का ऐलान किया गया। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ को दुश्मन घोषित कर दिया गया। इसके अलावा इसमें इजराइल को तबाह करने की भी बात कही गई थी। वर्ष 2000 में इजरायली सैनिकों की लेबनान से वापसी के बाद भी इनका तनाव खत्म नहीं हुआ और 2011 में इस गुट ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में हजारों लड़ाके भेजे और आपको पता है कि फिर सीरिया की क्या हालात हुई थी। धीरे धीरे हिजबुल्लाह लेबनान में और मजबूत होता गया और आज ये देश की एक अहम राजनीतिक पार्टी है। दुनिया के कई देश इसे आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं।
लेबनान में वर्तमान समय में हालात ठीक नहीं है। वहां पर बस साद अल हरीरी की सत्ता जाने के बाद लगातार लोगों की नौकरियां जा रही हैं। इसी वजह से वहां पर बहुत सारे हिंसक प्रदर्शन अभी भी हो रहे हैं। अगली जानकारी है, माफी चाहेंगे यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, CRRI यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 1 मई 2020 को देश के दूर दराज इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप विकसित किया है। किसने डेवलप किया है? CRRI मतलब केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। क्यों डेवलप किया है? ताकि इस टाइम आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से जितना भी नेटवर्क था वो लगभग ठप सा है। ऐसे में किसान को नहीं पता कि वो अपनी फसल को एक बाजार से दूसरे बाजार तक कैसे पहुंचाएगा, कहां उसे ट्रक मिलेगा, कहां उसे लोडर मिलेगा। तो इन सभी को एक जगह लाने के लिए हर कदम हर डगर किसानों का हमसफर किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है। उचित मूल्य पर उपज के समय पर वितरण की सुविधा के लिए, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की सुविधा के लिए एक सर्वोत्तम और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता है। यह पोर्टल किसानों, ट्रांसपोर्टरों, सेवा प्रदाताओं जैसे कि कीटनाशकों, उर्वरक डीलर, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम मालिक, मंडी डीलर, ग्राहकों जैसे बड़े खुदरा दुकानों, ऑनलाइन स्टोर, संस्थागत खरीदारों और अन्य संबंधित संस्थाओं को समय पर और प्रभावी समाधान के लिए जोड़ेगा। यह ऐप कोल्ड स्टोर या गोदाम के कारोबार से जुड़े हुए लोगों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। किसान सभा उन लोगों के लिए एक मंच भी प्रदान करता है जो सीधे किसानों से खरीद करना चाहते हैं। किसान सभा में किसानों, मंडी डीलरों, ट्रांसपोर्टरों, मंडी बोर्डों और सेवा प्रदाताओं के लिए उपभोक्ता के लिए 6 प्रमुख मॉड्यूल बनाए गए हैं। तो किसान सभा ऐप किसने डेवलप किया है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने। अगली जानकारी है, आईसीसी ने अभी हाल ही में टेस्ट रैंकिंग जारी की है और भारत को अपना पहला स्थान गंवाना पड़ा है। भारत पहुंच गया है तीसरे स्थान पर टेस्ट रैंकिंग में। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट और T20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। आईसीसी ने 1 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग जारी की, जिसमें 2016-17 के सत्र की रैंकिंग को हटा दिया गया है। आईसीसी के जारी बयान के अनुसार रैंकिंग में मई 2019 तक खेले गए मैचों को 100% जगह मिली है, जबकि इससे पहले के 2 साल के मैच खेले गए मैचों में 50% की जगह मिली है और भारत ने अपना पहला स्थान गंवा दिया है। टॉप वनडे रैंकिंग की बात करें तो इसमें इंग्लैंड टॉप पर बना हुआ है। आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग मौजूदा विश्व विजेता यानी वर्ल्ड कप विनिंग टीम इंग्लैंड 127 अंकों के साथ पहले स्थान पर है वनडे रैंकिंग में, जबकि इंग्लैंड ने भारत के ऊपर 6 के अंकों से 8 अंकों तक पहुंच गया है और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है और वह भारत से 3 अंक पीछे चल रहा है। तो यहां पर आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत को मिला है दूसरा स्थान, जबकि टेस्ट रैंकिंग में भारत को मिला है तीसरा स्थान। आईसीसी की बात करें, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी में की गई थी और इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। वर्तमान समय में शशांक मनोहर जो है वो चेयरपर्सन है, जबकि मनु साहनी जो है वो इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ये विश्व में सबसे बड़ी नियामक संस्था है क्रिकेट के लिए। अगली जानकारी है, प्रोफेसर बी लाल। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक महान पुरातत्ववेत्ता यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बी लाल के शताब्दी वर्ष यानी कि उनके जन्मदिन के 100 वर्ष होने पर नई दिल्ली में एक ई बुक लॉन्च की है। उस ई बुक का नाम है प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। ध्यान देने की बात यह है कि प्रोफेसर बी लाल का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बेडोरा गांव में 2 मई 1921 को हुआ था। यह पुस्तक एक शताब्दी विशेष संस्करण है जो कि संस्कृति मंत्रालय की प्रोफेसर बी लाल शताब्दी समारोह द्वारा समिति द्वारा तैयार की गई है। प्रोफेसर बी लाल को इसी वर्ष 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह वर्ष 1968 से लेकर 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक भी रहे थे यानी कि डायरेक्टर जनरल भी रहे थे और उन्होंने भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर बी लाल ने यूनेस्को की विभिन्न समितियों में भी कार्य किया है। लगभग 5 दशक तक लंबे अपने कैरियर में प्रोफेसर लाल ने पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और प्रोफेसर बी लाल ने हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, पुराना किला नई दिल्ली, कालीबंगन राजस्थान समेत कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई की है। वर्ष 1975-76 के पश्चात प्रोफेसर बी लाल ने रामायण के पुरातात्विक स्थलों के तहत अयोध्या, भारद्वाज आश्रम और श्रृंगवेरपुरा और नंदीग्राम और चित्रकूट जैसे स्थलों की भी जांच की थी। तो भारत के प्रमुख पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर बी लाल के ऊपर एक पुस्तक डिस्कवर की गई है, उसका नाम है प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात करें, तो इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से हुई और वही इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फाउंडर है अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में इसका फाउंडेशन किया गया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। अगली जानकारी है, एक सचिव जी की नियुक्ति की गई है, गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने जी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमति मिलने के बाद की गई है। उन्होंने संजीव रंजन की जगह नियुक्त किया है, जिन्हें शिपिंग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। गिरधर अरमाने आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वो कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा उन्होंने 2012 से 14 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। वे आंध्र प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर भी काम कर चुके हैं। न्यूज, गिरधर अरमाने बने हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव। जगह ली है उन्होंने संजीव रंजन की और संजीव रंजन जी को भेज दिया गया है शिपिंग मिनिस्ट्री में। एक और सचिव हैं अरविंद कुमार शर्मा जी। इनको MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार दिया गया है। अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। उनकी नियुक्ति को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। MSME मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभालने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। अरविंद कुमार शर्मा गुजरात कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये गुजरात सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। भारत मार्केट, खुदरा कारोबारियों के संगठन और कन्फेडरेशन ऑल ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने घोषणा की है कि वह जल्द ही विभिन्न प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ मिलकर सभी खुदरा व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट शुरू करेगा। CAIT यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की एक विज्ञप्ति में कहा कि वह विनिर्माताओं के लिए लॉजिस्टिक्स से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तथा उपभोक्ताओं को घर पर सामान पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा और देश भर में विभिन्न खुदरा कारोबारियों के लिए भागीदारी होगी। इस राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस को व्यापारियों द्वारा चलाया जाएगा। वर्ष 1990 में कुछ समर्पित व्यापारियों ने व्यापारियों की समस्याओं को संभालने के लिए और उन्हें प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आप सभी जानते हैं जैसे जैसे रिटेल मार्केट बाजार में आते जा रहे हैं, ग्रोफर्स, अब एक बिग बास्केट, इस तरीके के आते जा रहे हैं, तो जो भी आपके खुदरा व्यापारी हैं उनके बिजनेस में इसका असर पड़ रहा है और ऐसे में वो भी अब समझ रहे हैं कि सिर्फ ऑफलाइन से चीजें नहीं चलेंगी, उन्हें भी ऑनलाइन आना पड़ेगा। तो इसके लिए एक नया विकल्प सामने आया है भारत मार्केट का और ये लेके आ रहे हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये व्यापारियों को समस्या संभालने के लिए एक समूह है जिसका गठन 1990 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब बारी है आज के हमारे न्यूज फटाफट की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये 3 मई को मनाया गया। 4 मई को हमारा वर्ल्ड लाफ्टर डे भी मनाया गया है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 मई एवरी ईयर. The day aims to celebrate the fundamental principle of press freedom and pay tribute to the journalists who have laid down their lives in exercise of their profession. The theme of 2020 World Press Day is Journalism Without Fear and Favor. तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, यानी कि पत्रकारिता बिना भय और फेवर को बोलेंगे समर्थन के, फेवर को आप कह सकते हैं बिना भय और बिना किसी पक्षपात के भी आप ऐसा ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फियर और फेवर, यानी कि किसी भी समर्थन और किसी भी डर के बिना। द थीम क्रिएट्स अवेयरनेस ऑन स्पेसिफिक इश्यूज, क्योंकि अभी देखा गया है कि कई सारे जो जर्नलिज्म है यानी कि जर्नलिस्ट हैं यानी कि पत्रकार हैं, उनके खिलाफ काफी सारा बुरा बर्ताव किया गया है कई देशों में और उसको अवेयर करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। कुछ दिन पहले ही, शायद 2 दिन पहले ही आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया गया है जिसमें 180 देशों के ऊपर ये सर्वे किया गया। तो ये पाया गया कि जो नॉर्वे है वो अपने देश में सबसे ज्यादा प्रेस को स्वतंत्रता दे रखता है,
देता है और लगातार चौथे साल वो पहले नंबर पे आया है, जबकि इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क का नंबर आता है। नॉर्थ कोरिया सबसे निचले पायदान पर है, यानी कि 180वें स्थान पर। भारत की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है, 142वें नंबर पर है। पिछले साल हम 140वें नंबर पे थे, यानी हमने 2 रैंक गंवा दी है। साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो बहुत खराब स्थिति है इस रैंक में। चाइना की जो रैंक थी वो 177 थी, पाकिस्तान का रैंक जो है वो 145 है, जबकि बांग्लादेश जो है वो एक प्लेस गिरकर यानी कि 151 हो गया है। और इसमें टॉप 6 प्लेस पर जो भी हैं वो सारे के सारे यूरोपियन कंट्री हैं, यानी कि एशियन कंट्री में जो प्रेस की स्थिति है वो ठीक नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ जो प्रेस है यानी कि जो समाचार पत्र है वो सही ढंग से विकसित नहीं है, जहां पे मीडिया का रोल थोड़ा सा कहीं ना कहीं बायस्ड है। अगली जानकारी है यस बैंक। आप सभी को पता है कि यस बैंक की हालत खराब है और इसका पूरा जो कार्यभार है वो एसबीआई के हाथों में चला गया है। प्रशांत कुमार जो कि एसबीआई से आते हैं, उनको यस बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। ऐसे में एक और अपॉइंटमेंट यस बैंक के लिए की गई है, वो है चीफ रिस्क ऑफिसर की। वो बने हैं नीरज धवन। Yes Bank appoints Neeraj Dhawan as its chief risk officer with immediate effect. Neeraj was appointed for the period of 3 years. वो 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं और 2 मई से उन्होंने अपना चार्ज भी ले लिया है। उन्होंने आशीष अग्रवाल को रिप्लेस किया है। इससे पहले आशीष अग्रवाल चीफ रिस्क ऑफिसर थे, अब उन्हें किसी और रोल पर भेजा जाएगा। वर्ल्ड ट्यूना डे, विश्व प्रसिद्ध मछली है ट्यूना डे, और ट्यूना जो कि पूरे विश्व में काफी ज्यादा फेमस है अपने खाद्य और पोषण के लिए, और कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो केवल इसी मछली पर टिकी हुई है। हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसे पहली बार साल 2017 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व के कई देशों की खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए ही ट्यूना फिश पर निर्भर है। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में ट्यूना मछली का पालन किया जाता है और इनकी क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। विश्व ट्यूना दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2016 में 71/124 के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से अपनाने के बाद घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य संरक्षण प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट करना है तथा सुनिश्चित करना था कि ट्यूना स्टॉक जो है उसको खराब होने से रोकने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता है, और इसी कारण 2 मई 2017 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया था। अभी हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी के बाद यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बाद एक और बैंक पर लगातार सख्ती की है और उस पर कार्रवाई की है और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक छोटा मोटा बैंक नहीं था। 1915 में यह बैंक अस्तित्व में आया था और लगभग 105 साल पुराना यह बैंक था, जिसकी वित्तीय स्थिति गड़बड़ हो गई और पिछले कई समय से यह बैंक घाटे में चल रही थी। इस बैंक का नाम है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र में एक और कोऑपरेटिव बैंक पर संकट का खतरा मंडरा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है और महाराष्ट्र इस कोऑपरेटिव बैंक पर वित्तीय अस्थिरता के चलते आरबीआई ने फैसला लिया है। 30 अप्रैल के बाद से ही आरबीआई ने बैंक के सभी ऑपरेशन रोक दिए हैं। निवेशकों का पैसा बचाने के लिए रिजर्व बैंक को यह फैसला लेना पड़ा। आरबीआई ने पुणे के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि यह बैंक हर तरह के मामलों को रोकने का आदेश जारी किया जाए। आरबीआई ने बैंक के लिक्विडेटर की नियुक्ति मांग की है ताकि बैंक का जो भी एसेट है उसको पैसे में कन्वर्ट किया जा सके, और जो भी उनके जमा करता है, लगभग 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जो इस बैंक से जुड़े हुए थे और उनका डिपॉजिट इस बैंक के पास है, उनको ये पैसा वापस किया जाए। इस जो बजट घोषित हुआ था उसमें बैंक गारंटी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। तो इस बैंक में जितने भी लोगों का 5 लाख रुपए तक जमा है वो वापस उन्हें सरकार देगी। बाकी इससे ऊपर जिनका जमा होगा वो पैसा डूब गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैंक में 99.2% जमाकर्ता ऐसे हैं जिनके पास 5 लाख रुपए से कम रकम ही इस बैंक में जमा है। तो इस तरीके से इस बैंक में जिन लोगों ने पैसा जमा किया है उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बैंक में लगातार एनपीए हो जाने की वजह से इस बैंक का 97.2% लोन पूरी तरह से एनपीए हो गया था, यानी कि बैंक का बहुत सारा पैसा डूब गया था। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा। किसने देश के दूर दराज इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप विकसित किया है? तो इसको थोड़ा सा कलेक्ट कर लीजिएगा, CRRI। प्रोफेसर बी लाल, जिनका 2 मई को 100वां जन्मदिन मनाया गया, एक प्रसिद्ध क्या थे? वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में अभी हाल ही में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वो है गिरधर अरमानी। कौन सा राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट को लॉन्च करेगा? तो वो है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट। आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? वो है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। 2020 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का विषय क्या है? थीम क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। कब मनाया जाता है? 3 मई को। हाल ही में किस कश्मीरी प्रोडक्ट को संकलित भौगोलिक संकेतक मिला है यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है? वो है कश्मीरी केसर। किसने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? वो है अरविंद कुमार शर्मा। हाल ही में हर साल विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? तो 2 मई को। यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी सीआरओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है नीरज धवन। जर्मनी ने किस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो है हिजबुल्लाह। और संदीप कुमारी जिन पर अभी 4 साल का डोपिंग की वजह से प्रतिबंध लगाया, वो किस खेल से संबंधित है? चक्का फेंक यानी कि डिस्कस थ्रो। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। संदीप कुमारी जिन पर अभी 4 साल का प्रतिबंध लगा है, वो किस खेल से संबंधित है? वो डिस्कस थ्रो से संबंधित है। किसने देश के दूर दराज इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप विकसित किया है? तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, इसको CRRI कर लीजिएगा यानी कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। प्रोफेसर बीबी लाल जिनका 2 मई को 100वां जन्मदिन मनाया गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? वो है गिरधर अरमाने। यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है नीरज धवन। कौन सा राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट को लॉन्च करने वाला है? तो वो है CAIT यानी कि कन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स। 2020 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? तो उसका विषय है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। हाल ही में किस कश्मीरी प्रोडक्ट को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो वह है सैफरॉन यानी कि केसर, कश्मीरी केसर। किसने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है? तो उनका नाम है नीरज धवन नहीं, अरविंद कुमार शर्मा। माफी चाहूंगा, अरविंद कुमार शर्मा। नीरज धवन तो वो सीआरओ बने। हर साल विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे आपका 2 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।